औरंगजेब। कौन था औरंगजेब? क्या वो अफगानिस्तान से आया था या फिर उज्बेकिस्तान से आया था? कहीं औरंगजेब एक इंडियन सिटीजन तो नहीं था। एक्चुअली इंडियन सिटीजनशिप की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो साल 1950 से स्टार्ट होती है, लेकिन औरंगजेब तो 1950 से 300 साल पहले 1618 में पैदा हुआ था, दाहोद में, जो आज के गुजरात में है। तो फिर क्या औरंगजेब इंडियन हुआ या नहीं? देखो, यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आप एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर को उठाकर आज की जो हमारी इंडियन सिटीजनशिप है उसके पैरामीटर में फिट करना चाह रहे हैं। आप 17th सेंचुरी के एक राजा को, एक बादशाह को 21st सेंचुरी के अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं। भाई, वक्त बहुत बदल चुका है। 17th सेंचुरी के राजा बादशाह या उस वक्त के जो लोग थे वो आज की सिविल सोसाइटी को बिलोंग नहीं करते हैं। उस टाइम मेट्रो सिटीज नहीं हुआ करती थी, कोई भी सुबह उठकर ऑफिस नहीं जाता था। इनफैक्ट एवरीवन लिव्ड इन दिस परपेचुअल फियर ऑफ देयर लाइव्स टर्निंग अपसाइड डाउन। आप जिस भी राजा के राज्य में रह रहे हैं, कल को कोई दूसरा राजा हमला करके सब कुछ लूट सकता है, सब कुछ तबाह कर सकता है। तो उस जमाने की जो लाइफ थी वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल थी और केओटिक भी। औरंगजेब ने अपने पिताजी यानी शाहजहां को कैद किया, अपने भाइयों का कत्ल किया, और ये सब उस जमाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब गलत नहीं है, ऑफ कोर्स ये सब गलत है, लेकिन उस टाइम में ये कोई रेयर बात नहीं हुआ करती थी। इनफैक्ट विद इन द मुगल हिस्ट्री इटसेल्फ, अगर आप शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे तो उसने भी अपने भाई का कत्ल किया राजगद्दी हासिल करने के लिए। यानी ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स है ये उस जमाने में चलते रहता था। तो इसलिए अगर हम 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, अगर हम 17th सेंचुरी के बादशाह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम जो चश्मा पहन के ये सब पढ़ेंगे ये 17th सेंचुरी का चश्मा होगा, 21st सेंचुरी वाला चश्मा नहीं होगा। तो आप ये नहीं सोच सकते कि औरंगजेब तो यहीं रहता है ऊपर वाले फ्लोर पे, कल लिफ्ट में मिला। अनदर पॉइंट इज जस्ट बिकॉज यू शेयर एन आइडेंटिटी विद समवन यू डोंट हैव टू थिंक यू आर कनेक्टेड टू देम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम वरुण है तो जरूरी नहीं कि वरुण धवन की हर फ्लॉप फिल्म को आप सुपर हिट कहें, उसकी कोई गलती माने ही नहीं। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर दोज हु थिंक औरंगजेब इज देयर हीरो जस्ट बिकॉज दे शेयर द सेम रिलीजन। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि किसी भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर का आपको लोड लेने की जरूरत क्या है। यू आर लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड यू आर डिफाइंड बाय हु यू आर एंड व्हाट यू डू इन योर ओन लाइफ। यस, यू कैन ऑलवेज हैव रोल मॉडल्स, लाइक आप मेरा एक पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बात की है हीरोज ऑफ इस्लाम किताब के बारे में। एंड व्हेन यू सी दैट वीडियो यू कैन थिंक फॉर योरसेल्फ हु मुस्लिम्स कंसिडर और शुड कंसिडर देयर एक्चुअल हीरोज। और आप खुद भी ये नोटिस कर सकते हैं कि आपको कितने लोग ऐसे मिलते हैं जिनका नाम है औरंगजेब, उनके पेरेंट्स ने उनका नाम औरंगजेब रखा है। इसको आप कंपेयर कीजिए, कितने लोग आपको ऐसे मिलते हैं जिनका नाम है मोहम्मद। तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कौन किसको हीरो मानता है। ऑल्सो हिस्ट्री जो है वो कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, हिस्ट्री इज फुल ऑफ ग्रे कैरेक्टर्स। स्पेशली ये जो राजा बादशाह लोग हैं ये आपको कभी भी ब्लैक या वाइट नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब हम हिस्ट्री की ये मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जगह हम इंटरटेनमेंट के थ्रू इन्हें कंज्यूम करते हैं, हिस्ट्री को कंज्यूम करते हैं। तब आपको ब्लैक और वाइट एक क्लियर डिमार्केशन चाहिए ही चाहिए, वरना फिल्म में मजा ही नहीं आएगा। इसलिए आपको एक हीरो मिलेगा और एक विलन मिलेगा, ये फिल्मों में होना जरूरी है। वैसे किसी भी राजा या किसी भी बादशाह या कोई भी और हिस्टोरिकल कैरेक्टर को आप उठा लीजिए, क्या उनकी पूरी लाइफ 50, 60, 70 साल की पूरी लाइफ कोई 3 घंटे की मूवी या कोई 2 पैराग्राफ का व्हाट्सएप मैसेज या इवन एक 400-500 पेज की किताब, क्या ये उनकी पूरी लाइफ समझा सकती है? और जहां इंटरटेनमेंट की बात आती है तो फिर तो वो एक कदम और आगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन भी डालना पड़ेगा, वरना मजा ही नहीं आएगा। किसी की बोरिंग लाइफ आप कैसे देख सकते हैं? तो बहुत सारी जो डिटेल्स होती हैं, बोरिंग डिटेल्स, उन्हें स्किप करना पड़ता है मूवीज में। तो इससे भले पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे यू आर कंज्यूमिंग हिस्ट्री एज एन एंटरटेनमेंट विच इट इज नेवर मेंट टू बी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हिस्ट्री को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो उसे पढ़ना ज़रूर चाहिए, उससे जो लेसन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं वो लेसन्स ज़रूर ड्रॉ करने चाहिए।
उस पर डिबेट भी होना चाहिए, हिस्ट्री पर डिबेट भी होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। लेकिन हिस्ट्री में किसी बादशाह ने, किसी राजा ने जो कुछ भी किया, उस सब को आप एक बोरी में बांधो और उस बोरी को अपने कंधे पे लेके घूमते रहो, ये जरूरी नहीं है। ना ही उस राजा के जितने भी कारनामे थे उसका एक बैच बनाओ और उसको एकदम शान से बैच को अपने सीने पे पहनो, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है। एज आई सेड, एंड ऑफ द डे आप जो हैं, यू आर डिफाइंड बाय हु यू आर एंड व्हाट यू डू इन योर ओन लाइफ। आप किसी राजा राजवाड़ों के खानदान से हो तो भी इट ओनली मैटर्स व्हाट यू डू इन योर लाइफ। अब इतना सब कुछ इंट्रोडक्शन में बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज हम औरंगजेब पर लिखी गई इस किताब की बात कर रहे हैं। औरंगजेब द मैन एंड द मिथ, इसे लिखा है ऑड्री ट्रस्ट ने। इनका नाम का प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा असली क्या है। लेकिन 300 साल से ज़्यादा हो चुके हैं औरंगजेब को मरे, लेकिन फिर भी आज भी ये काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। और अगर आपको ये किताब चाहिए तो इसकी अमेज़न लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो बैक टू माई ओरिजिनल क्वेश्चन कि औरंगजेब था कौन। ही वॉज बेसिकली द 6th रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। उसने लगभग 50 साल तक राज किया एंड ही एक्चुअली टुक द मुगल एम्पायर टू इट्स जेनिथ। मतलब पीक मुगल एम्पायर अगर आपको देखना है तो आपको औरंगजेब के टाइम में जाना पड़ेगा। औरंगजेब के ज़माने में मुगल एम्पायर की जो वेल्थ थी, दौलत थी, वो अनमैच्ड थी। इनफैक्ट औरंगजेब माइट हैव वेरी वेल बीन द रिचेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। उस वक्त की जो राजगद्दी थी, द पिकॉक थ्रोन, इट इज एस्टिमेटेड दैट ताजमहल से 4 गुना महंगा तो वो थ्रोन ही था, वो राजगद्दी। इस पिकॉक थ्रोन में ही कोहेनूर हीरा भी लगा हुआ था। लेकिन औरंगजेब इस पिकॉक थ्रोन तक पहुंचा कैसे, इस राजगद्दी तक आया कैसे? उसके 3 भाई थे और अकबर ने अपने ज़माने में ये रूल इंट्रोड्यूस किया था कि सिर्फ लेजिटिमेट चिल्ड्रन ही थ्रोन के कंटेंडर्स होंगे, रिगार्डलेस ऑफ द बर्थ ऑर्डर। कजिन्स, नेफ्यूज, इलेजिटिमेट सन्स, इन सब का कोई चांस नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि मुगल्स की जो एक्सेशन की हिस्ट्री है वो खून खराबे से भरी पड़ी है। इनफैक्ट सिर्फ मुगल्स ही नहीं, और भी ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने ये गेम ऑफ थ्रोन्स खेले हैं। यू कैन रीड अबाउट अशोक एंड व्हाट ही डिड टू गेट द थ्रोन। तो औरंगजेब के पहले बादशाह सलामत थे उनके पिताजी शाहजहां। और जब शाहजहां की उम्र हो गई, उनकी तबीयत खराब हुई, तब सिचुएशन कुछ यूं थी कि उनका एक बेटा शाह शुजा, उसका कंट्रोल था बंगाल पर। उनके दूसरे बेटे मुराद, उनके अंडर में था गुजरात। और औरंगजेब था डाउन अंडर कहीं डेक्कन में। सिर्फ दारा शिको दिल्ली में था। ये 4 यानी शाह शुजा, मुराद, दारा शिको और औरंगजेब, ये शाहजहां के 4 बेटे थे और इन्हीं में से कोई शाहजहां को रिप्लेस करने वाला था। जून 1658 में मुराद और औरंगजेब एक साथ आ गए और उन्होंने दारा शिको को चैलेंज किया। दारा शिको हार गया और जंग के मैदान से भागकर लाहौर में जाके छुप गया। औरंगजेब और मुराद ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और शाहजहां को, यानी अपने ही पिताजी को, अपने फादर को कैद कर लिया। मुराद का इस्तेमाल औरंगजेब कर चुका था, इसलिए औरंगजेब ने मुराद को भी जेल में डाल दिया। अगले महीने यानी 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब ने खुद को एज अ किंग क्राउन किया एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल आलमगीर। आलमगीर द सीजर ऑफ द वर्ल्ड। 2 साल बाद औरंगजेब ने 1660 में अपने एक और भाई शाह शुजा पर हमला किया, जिसके पास बंगाल रियासत थी। तो शाह शुजा भी हारने के बाद बर्मा भाग गया, लेकिन बर्मा के रूलर ने उसे मार दिया। तो शाह शुजा की कहानी भी वहीं ख़त्म हो गई। वैसे अभी तक दारा शिको, जो इनिशियली लाहौर भाग गया था, वो भी औरंगजेब के हाथ आया नहीं था। दारा शिको ने आगे चल के औरंगजेब से एक बैटल और किया अजमेर में, बट वहां भी दारा शिको की हार हुई एंड दिस टाइम ही वॉज कैप्चर्ड। औरंगजेब ने दिल्ली में दारा शिको को लाकर उसे फटे हुए कपड़ों में एक हाथी पर घुमाया ताकि सब लोगों को पता चल सके दैट दारा शिको हैज बीन कैप्चर्ड। दारा शिको वॉज लेटर बी हेडेड। कुछ सालों बाद औरंगजेब का बचा हुआ आखिरी भाई मुराद वॉज ऑल्सो किल्ड। शाहजहां ने भी जिंदगी के आखिरी 7.5 साल आगरा के किले में कैदी के तौर पर बिताए।
अब यहाँ एक बात पर गौर करना ज़रूरी है कि औरंगज़ेब ने अपने सगे भाइयों से जंग लड़ी और उन्हें ख़त्म कर दिया। उसने अपने खुद के पिताजी को जेल में डाल दिया। ये सब उसने किया सिर्फ बादशाह बनने के लिए, औरंगज़ेब आलमगीर बनने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि बादशाह बनने के लिए वो अपने सगे संबंधियों का अगर ये हाल कर सकता है, तो अपनी बादशाहत को बचाने के लिए, उसे कायम रखने के लिए वो अपने दुश्मनों के साथ क्या करेगा। वैसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि औरंगज़ेब के ऑर्डर्स पर शिवाजी के बेटे संभाजी एंड इवन द सिख गुरु तेग बहादुर, दे वेर एग्जीक्यूटेड, एंड दीज वेर जस्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ द इनह्यूमन एंड ब्रूटल हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब। खैर, औरंगज़ेब वॉज द एम्परर, ही कॉल्ड हिमसेल्फ आलमगीर, सीजर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन बादशाह खुद को कुछ भी बुलाए, उसे कोई अपोज तो कर नहीं सकता। आप आलमगीर बुला लो अपने आप को। लेकिन सीजर ऑफ द वर्ल्ड के ज़माने में जो बाकी का वर्ल्ड था, उस टाइम बाकी के वर्ल्ड में चल क्या रहा था। वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में औरंगज़ेब के कुछ कंटेम्प्रेरीज थे, जैसे चार्ल्स द सेकेंड ऑफ इंग्लैंड, लुई द 14th ऑफ फ्रांस, सुल्तान सुलेमान द सेकेंड ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ये सब भी एक्सपेंशनिस्ट थे। They all wanted to maintain and extend the imperial control over as much area as possible. वैसे उस ज़माने में मक्का के जो शरीफ थे सऊदी अरेबिया में, या एक हिसाब से मक्का का कंट्रोल जिनके पास था, उन्होंने औरंगज़ेब को हिंदुस्तान का एक लेजिटिमेट रूलर तब तक नहीं माना जब तक शाहजहां जिंदा था। एज ए रूलर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपल रिकग्नाइज यू एज अ रूलर, वरना आप आलमगीर कहते रहेंगे खुद को, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज वाई ये जो मक्का वाली बात थी, ये औरंगज़ेब को खलती थी। और तो और, बीइंग ए रूलर या द एम्परर इज नॉट एज फैंसी एज वी ऑफन इमेजिन और सी इन द मूवीज। सिर्फ जंग जीतना और दूसरी टेरिटरीज पर कब्जा करना ही एक बादशाह का काम नहीं होता। किंगडम चलाना भी बड़ी बात होती है। टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा, जस्टिस कैसा है आपके किंगडम में, चोरी डकैती तो नहीं हो रही है, सिक्योरिटी कैसी है, एजुकेशन के क्या हाल हैं, करप्शन तो नहीं है, आपके ऑफिशियल्स जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो सारा टैक्स आपको दे भी रहे हैं या नहीं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं या जो प्रजा है उनकी ज़िंदगी आसान है या मुश्किल है, आपकी आर्मी जो है क्या वो आपसे खुश है या नहीं, ये सब भी मैटर करता है। एज एन एग्जाम्पल, 1688 और 1689 में 2 साल सूखा था और औरंगज़ेब ने इन 2 साल के लिए जजिया टैक्स कैंसिल कर दिया। सो द पॉइंट इज दैट बीइंग अ किंग इज ऑल्सो अबाउट बीइंग अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेशन को साइड में रखें तो औरंगज़ेब ने मुगल एम्पायर का एक्सपांशन काफ़ी किया। 1679 में औरंगज़ेब ने दिल्ली छोड़ दिया और डेक्कन में ही जाके बस गया। उसने डेक्कन में बहुत से मुस्लिम रूलर्स के अगेंस्ट जंग लड़ी। इनफैक्ट बीजापुर और गोलकोंडा के मुस्लिम रूलर्स को उसने हराया, एंड ही इज ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग सेवरल मुस्लिम सोल्जर्स ऑफ द अपोजिशन आर्मी। 1685 में जब उसने बीजापुर को टेक ओवर किया तो सिकंदर आदिल शाह को हरा के उसने 200 साल की आदिल शाही डायनेस्टी को ख़त्म किया। ऐसे ही गोलकोंडा में कुतुब शाही 150 साल पुराना जो उनका राज था, उसे औरंगज़ेब ने ख़त्म कर दिया। गोलकोंडा का तो एक किस्सा ये है कि जब कुतुब शाही सेना को अपनी हार सामने नज़र आई तो वो लोग गोलकोंडा फोर्ट के अंदर चले गए। औरंगज़ेब ने 8 महीने तक उस किले को ही ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से कुतुब शाही सेना को अंदर पानी और खाने के लाले पड़ गए। इवेंचुअली गोलकोंडा फोर्ट में मुगल आर्मी ने इंटर किया एंड दे टुक ओवर। औरंगज़ेब के 3 बेटे थे, लेकिन औरंगज़ेब को उनमें बादशाह बनने वाली क्वालिटीज़ दिखती नहीं थी। वो अपने ग्रैंडसन्स को ज़्यादा फेवर करता था। 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई और मुगल एम्पायर के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए उसके दूसरे बेटे मुअज़्ज़म ने अपने दोनों भाई आज़म और कमबख्श को मारकर ये गेम ऑफ थ्रोन्स जीत लिया। मुअज़्ज़म ने अपना नाम बहादुर शाह रख लिया। लेकिन आप नाम बदल सकते हो, अपने भाइयों को मार भी सकते हो, लेकिन जो बादशाहत है
उसके लिए आपकी प्रजा और आपकी आर्मी सबको ये यकीन होना चाहिए कि आप बादशाह मटेरियल हो। तो बहादुर शाह बादशाह मटेरियल एक्चुअली था नहीं। औरंगजेब की मौत के बाद इतने बड़े मुगल एम्पायर को एक साथ रख पाना मुश्किल तो था ही, और हर तरफ से रिवोल्ट्स भी होने लगे। इनफैक्ट औरंगजेब की डेथ के 5 साल बाद ही 1712 में बहादुर शाह की भी डेथ हो गई। इसके बाद तो मुगल एम्पायर की हालत बद से बदतर हो गई। फ्यू डेकेड्स डाउन द लाइन 1739 में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया और सब कुछ लूट के ले गया, इंक्लूडिंग द कोहिनूर डायमंड जो पीकॉक थ्रोन में लगा हुआ था। 1750s आते आते ब्रिटिशर्स ने अपने पैर इंडिया में जमा लिए थे और मुगल एम्पायर सिर्फ नाम का बाकी था। मुगल एम्पायर शाह आलम के अंडर में था। उस जमाने में एक पर्शियन लाइन काफ़ी फेमस थी, सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, यानी शाह आलम की सल्तनत दिल्ली से शुरू पालम पे ख़त्म। पालम आज दिल्ली की एक कॉलोनी है, मेट्रो पकड़ के आप जा सकते हैं। तो ये साइज था शाह आलम के मुगल एम्पायर का। कहाँ औरंगज़ेब की सल्तनत जो आज के अफ़गानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक और नॉर्थ में कश्मीर से लेकर मैसूर तक इन द साउथ ये टच करती थी, और कहाँ ये शाह आलम फ्रॉम दिल्ली टू पालम। खैर, इंडियन हिस्ट्री में एक्शन अब दिल्ली से बंगाल मूव हो चुका था। 1712 में औरंगज़ेब के बेटे जो बहादुर शाह थे, उनकी डेथ के बाद 1717 में मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब बने, जो मुगल एम्पायर में एक तरह से काम करते थे। मुर्शिद कुली खान के बाद इन्हीं के सन इन लॉ शुजा उद्दीन मोहम्मद खान और फिर इनके बेटे सरफराज खान, ये सब नवाब ऑफ बंगाल बने। बट इस फैमिली को 1740 में हटाया अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान से ही इंडियन हिस्ट्री का नेक्स्ट बड़ा चैप्टर स्टार्ट होता है। अलीवर्दी खान के बाद नवाब ऑफ बंगाल उन्हीं के ग्रैंडसन बने सिराज उद दौला। सिराज उद दौला ब्रिटिशर्स से एक फेमस बैटल ऑफ प्लासी हार चुके थे इन द ईयर 1757। तो इस किताब की बात करेंगे अगले किसी वीडियो में, और अगर आप किताबों के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फिलहाल इतना ही, टेक केयर।